गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स हमने कल देख लिया था। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने आपको मेरी कल की क्लास में ही बताया था स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात स्पर्म के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें स्पर्म का निर्माण या स्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट तरीके से पूर्ण हो जाता है। कल मैंने आपको एक टर्म बताई थी बेटा, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर बेटा हम कुछ फेजेस, कुछ चरण, कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। यानी कि मैंने कल आपको बताया था, दोबारा बता देती हूँ, सुनिएगा मेरी बात को, कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस स्पर्मेटिड के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, कुछ ऐसे रूपांतरण आते हैं और ये आगे जाके क्या बनाता है? स्पर्म। तो अब हमें ये पढ़ना है कि वे कौन कौन से बदलाव हैं जो स्पर्मेटिड के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर मेनली 3 बदलाव हम पढ़ेंगे। पहला है आपका शुक्राणु के सिर का निर्माण। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, शुक्राणु के सिर का निर्माण, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ द हेड रीजन ऑफ एन स्पर्म। तो देखिए बेटा, स्पर्म के हेड में 2 तरीके के आपके फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। पहला है आपका न्यूक्लियस और दूसरा है आपका एक्रोसोम। ठीक है बेटा, स्पर्म के हेड में ये 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो स्पर्म में जब इन 2 चीजों का निर्माण हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस स्टेप को हम कहते हैं शुक्राणु के सिर का निर्माण। तो न्यूक्लियस और एक्रोसोम ये 2 वे भाग है जो शुक्राणु के सिर वाले हेड रीजन में या सिर वाले भाग में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? शुक्राणु का जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होने वाला है। तो शुक्राणु के सिर में जो न्यूक्लियस है, मतलब सिर वाले हेड वाले रीजन में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन पार्ट या भाग कह लीजिए आप। ठीक है, पार्ट मैंने लिख दिया तो इसको यही हम रहने देंगे। अब हम बात करें एक्रोसोम की। तो एक्रोसोम क्या होता है बेटा? एक्रोसोम एक टोपी नुमा रचना है। क्या है? एक टोपी नुमा रचना है। जब अभी मैं आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। और इसका निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण होता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। किससे होता है बेटा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि यहाँ जो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जिकाय जो होता है, वही आगे जाके क्या बनाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम इस तरीके से कुछ टोपी नुमा रचना होती है। जब आप शुक्राणु की संरचना अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये लेबल में आपको ये मैं अच्छे से बता दूंगी। ठीक है बेटा, तो शुक्राणु के सिर वाले पार्ट में 2 चीजें आप देखते हैं। पहला है न्यूक्लियस और दूसरा है एक्रोसोम। न्यूक्लियस और एक्रोसोम। अब बात करें हम न्यूक्लियस और एक्रोसोम की, तो ये तो आप एक ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि क्योंकि हमको पता है कि शुक्राणु चलायमान होता है, गतिशील होता है, तो ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में से अनावश्यक पदार्थों को तो बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम कैसे बताएंगे कि क्या अनावश्यक है और क्या आवश्यक है? अनावश्यक पदार्थ जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल है जो हमारे काम में नहीं आने वाला है या ऐसा है कि न भी हो तो काम चल जाएगा, तो उसको यहां से निकाल दिया जाता है और केवल क्या पार्ट बच जाता है बेटा? आपका क्रोमेटिन पार्ट, आनुवांशिक पार्ट। जाहिर सी बात है वो तो रहेगा ही क्योंकि वही नेक्स्ट जनरेशन में पास थ्रू होगा। तो यहाँ पे क्रोमेटिन पार्ट रह जाता है और ये एक टोपीनुमा रचना है जो कि किसकी बनी होती है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बनी होती है, एक्रोसोम। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अक्षीय तंतु का निर्माण। अक्षीय तंतु का निर्माण।
ठीक है बेटा, हम ये स्पर्मियोजेनेसिस के स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला था शुक्राणु के सिर का निर्माण। शुक्राणु के सिर में दो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। ये दो चीजें शुक्राणु के सिर वाले पार्ट में स्थित होती हैं। अब हम आ जाते हैं अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये जो एक्सियल फिलामेंट होता है बेटा, ये आपके बना होता है किसका? ये आपके बना होता है सेंट्रियोल का। किसका बेटा? सेंट्रियोल। हिंदी में इसको कहते हैं तारक काय। ठीक है बेटा, तारक काय, सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निकटस्थ और एक होता है दूरस्थ। क्या होता है बेटा? एक होता है निकटस्थ और एक होता है दूरस्थ। ठीक है बेटा, तो लिख देती हूं मैं आपको, ये दो तरह का होता है, ये निकटस्थ और ये होता है एक दूरस्थ। ठीक है बेटा, और यही वह भाग है, यही शुक्राणु का वह भाग है जो आगे जाके सीलिएटेड या फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से जो है शुक्राणु गति कर पाता है। ठीक है बेटा, ये पूरी आपकी, जैसे मान लीजिए आपका शुक्राणु है तो नीचे ऐसे करके कुछ एक, जो मैंने कल भी आपको बताया था, वापस देख लेते हैं एक बार हम, कुछ इस तरीके से। तो ये जो सीलिया और फ्लैजिला लाइक जो गमनांग है, इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है या लोकोमोटरी पार्ट कह लीजिए आप, तो वो किसकी वजह से बनता है बेटा? इस अक्षीय तंतु की वजह से। तो ये अक्षीय तंतु ही रेस्पॉन्सिबल है आगे जाके सीलिया या फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर बनाने में। तो यहां मैं लिख देती हूं, ये आगे जाके क्या बनाता है? सीलिया एंड ठीक है बेटा। अब हम लास्ट आ जाते हैं, दो पार्ट हो गए आपके। अब लास्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। ठीक है बेटा, दो तो आपने पढ़ लिए, शुक्राणु के सिर का निर्माण हो गया, न्यूक्लियस और एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो गया, फिर हमारे एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु का भी निर्माण हो गया, जिसने इसकी टेल का फॉर्मेशन किया। अब हम लास्ट आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल। हाँ भाई, तो माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल नाम से पता चल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निर्मित सर्पिल संरचना कुछ इस तरीके की, जब आप स्पर्म का डायग्राम हम जब पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके की बेटा संरचना होती है, ये इस तरीके की। ठीक है, इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल। ठीक है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता थी यहाँ पे, इसका निर्माण क्यों हुआ? तो देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। अब एनर्जी क्यों चाहिए स्पर्म को? स्पर्म को एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि ये चलायमान है, ये गति करेगा। तो इसे गति करके कहाँ जाना है बेटा? अंड कोशिका की भित्ति भेद कर और उसके अंदर प्रवेश करना है इसको। तो माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण इसीलिए होता है, और विशेष करके ये मैमल्स में होता है। किसमें होता है ये? विशेष करके ये किसमें होता है बेटा? मैमल्स में। ठीक है बेटा, मैमल्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही समझ लीजिए आपकी, बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड समझ लीजिए आप, समझ लीजिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, बहुत इजी नहीं है कि आप उसको बहुत इजी गोइंग में ले सकते हैं। बहुत सारी आगे प्रोसेसेस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, निषेचन में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये विशेष करके किनमें होता है बेटा? मैमल्स अर्थात स्तनधारी जंतुओं में। तो माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का कार्य क्या है? इस स्पर्म को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको पता है सेल की पावर हाउस कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, तो यहाँ पे भी इसका वही फंक्शन रहेगा कि ऊर्जा को प्रदान करना। और वो ऊर्जा चाहिए किसके लिए हमें? ताकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त ऊर्जा की वजह से शुक्राणु जो है वो गति करता है। ठीक है बेटा, तो ये जो पूरा हमारा प्रोसेस था, ये था हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वन बाय वन ये तीनों प्रोसेस उस स्पर्मेटिड के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। जो कल मैंने आपको बताया था ये स्पर्मेटिड है, और कल ही मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं हम अपूर्ण शुक्राणु। तो ये स्पर्मेटिड से कंप्लीट स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। कंडीशन इज दैट कि ये तीनों प्रोसेस वहां कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब ये तीनों प्रोसेस वहां कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां एक कंप्लीट शुक्राणु
शुक्राणु का निर्माण हो जाता है और हमारा जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था वो वहीं पे विराम या वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके आगे हमारा लास्ट टॉपिक जो बच रहा है, हमारा लास्ट टॉपिक है अब कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म क्या होता है, स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसी उसकी संरचना होती है, ये हमें इसके आगे पढ़ना है। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है, बेसिक सी चीज है कि रटना नहीं है, समझना है आपको कि सिर वाले पार्ट में दो चीजें होती है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। न्यूक्लियस क्या है भाई, आपको पता है सेल के न्यूक्लियस में मेन चीज क्या होती है बेटा, उसका क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन पार्ट, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है बेटा, और एक्रोसोम क्या है, टोपीनुमा रचना है। अब ये टोपीनुमा रचना क्यों चाहिए थी, इसको सुरक्षा के लिए। ठीक है बेटा, और टोपीनुमा रचना है ये। और अब हम आ जाए कि किसकी बनी है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बनी है। वापस रिपीट कर रही हूं मैं, अक्षीय तंतु का निर्माण होता है सेकंड स्टेप में। अक्षीय तंतु किसका बना होता है, सेंट्रियोल का बना होता है। ये सेंट्रियोल भी दो तरीके के होते हैं, निकटस्थ और दूरस्थ, और ये अक्षीय तंतु ही आगे जाके इसका सीलिया और फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये आगे की ओर गति कर पाता है। लास्ट है इसका स्टेप माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। ये माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण ओनली मैमल्स में होता है, जिसकी वजह से ये शुक्राणु जो है आसानी से गति करके अंड कोशिका में प्रवेश कर पाता है। ठीक है बेटा, तो आगे हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। स्पर्म की स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या रोल है। ठीक है बेटा, हाँ जी, तो अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म बनने के प्रोसेस को ही स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो पहले मैं आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। ठीक है बेटा, तो यहां से लेके यहां तक ये तो होता है इसका हेड रीजन, ये होता है इसका मिडिल पीस, और ये होती है इसकी टेल। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर पे। तो जैसा कि मैंने आपको स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में बताया था कि जो पहला जो हमारा स्टेप था वो था शुक्राणु के सिर का निर्माण, और सिर में मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। तो आप देख सकते हैं ये है आपका न्यूक्लियस और ये है आपका एक्रोसोम। तो एक्रोसोम मैंने आपको बताया था टोपीनुमा संरचना होती है, तो ये टोपीनुमा संरचना, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्रोसोम। ये टोपीनुमा संरचना जिस झिल्ली के द्वारा, जिस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये आपका मिडिल पीस, ये बीच का जो आपका पार्ट है, ये रेडिश जो मैंने किया है, ये है हमारा न्यूक्लियस, जिसके अंदर ये पूरा क्रोमेटिन जो आपका पार्ट है, क्रोमेटिन पार्ट जो आपके नेक्स्ट जनरेशन में पास थ्रू करेगा आपके जेनेटिक मटेरियल को, आनुवांशिक सूचनाओं को, वो लिए हुए होता है ये स्पर्म का न्यूक्लियस। अब ये स्पर्म के न्यूक्लियस के बाहर की जो ये आपकी कवरिंग दिख रही है, एक मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, जो इसको कवर किए हुए, इसको हम बोलते हैं बेटा मैनशेट। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम कहते हैं मैनशेट, और इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर ये आपका आ गया मिडिल पीस। मिडिल पीस में मैंने आपको बताया था जो मिडिल पीस अक्षीय तंतु जो होता है, अक्षीय तंतु मिलकर बना होता है आपके दो तरह के सेंट्रियोल से। दो तरह के सेंट्रियोल मैंने आपको बताए थे, समीपस्थ और दूरस्थ। तो समीपस्थ को बोलते हैं बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यानी कि जो समीप में है, दिख रहा है आपको कि ये इसके समीप में है, जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अर्थात समीपस्थ तारक केंद्र। और ये जो इसके थोड़ा दूर है, इसे हमने बोल दिया डिस्टल सेंट्रियोल अर्थात दूरस्थ तारक केंद्र, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास में स्थित है उसे तो हमने बोल दिया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है उसे हमने बोल दिया डिस्टल अर्थात दूरस्थ सेंट्रियोल। ये दोनों ही मिलके आपके बनाते हैं मिडिल पीस, किसका, स्पर्म का, और यही आगे जाके आपके टेल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, फिर थर्ड हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। तो आप देख सकते हैं ये सर्पिल
इस तरीके से कर्व जो आपकी आ रही है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियल सर्किल। ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, जो बात मैं आपको बता चुकी हूँ वो सारी चीजें ही डायग्राम में मैंने मेंशन करी है। तो ये है आपका बेटा इसका माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल सर्किल। ठीक है बेटा, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियल सर्किल। और इस तरह से कुछ एक सेंट्रियोल इधर होता है जिसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, रिंग के रूप में है, छोटा सा ये बचा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का कार्य मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, क्योंकि ये चलायमान है, ये गति करेगा, तो गति करने के लिए इसे जाहिर सी बात है ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा इसे कहां से मिलती है, इस माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के थ्रू। और लास्ट में जो ये आपका अक्षीय तंतु है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, यानी कि जो टेल वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया था, अक्षीय तंतु, विच इज वर्क एज सीलिया और फ्लैजिला। आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं बेटा, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, गमनांग जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। तो ये एक्सियल फिलामेंट क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है इसकी टेल, और इस टेल के द्वारा ही ये आगे गति कर पाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारा स्पर्म का डायग्राम। अब मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि स्पर्म के अंदर आपको 3 चीजें बेसिकली देखने मिलती हैं। फर्स्ट है हेड। तो अगर हेड की बात करें तो बार बार अपन पढ़ चुके हैं कि हेड जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस और एक्रोसोम, कल ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियस में से अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है तथा केवल आवश्यक पदार्थ, और वो आवश्यक पदार्थ क्या है, ये क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, जो आनुवांशिक सूचनाओं को नेक्स्ट जनरेशन तक पास थ्रू करेगा। और प्लस एक्रोसोम, ये क्या है, इसकी टोपीनुमा संरचना है जो किसकी बनी होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बनी होती है। अब इस एक्रोसोम वाले रीजन में बेटा यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, एसिड हाइड्रोलेज, फॉस्फेटेज, एक्रोसोमिन और लास्ट है आपका एक्रोसिन। तो ये जो 4 आपके विशेष एंजाइम हैं, इनके एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने हैं बेटा, एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, एक्रोसोमिन और एक्रोसिन। तो ये चारों एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस एक्रोसोम वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन का कार्य क्या है, फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन होता है बेटा, जो फर्टिलाइजिन नाम से पता चल रहा है आपको, कहाँ मिलेगा, वो आपको निषेचन के दौरान मिलेगा। तो उस प्रोटीन को फर्टिलाइजिन को भेद कर अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करना, तो वो कार्य कौन करता है, ये एक्रोसोम करता है। तो यहाँ पे इसके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो ये 4 तो इसके पास एंजाइम होते हैं, प्लस इसके पास एक विशेष प्रोटीन होती है। वे क्या करती है, वे फर्टिलाइजिन को ब्रेक करने का, तोड़ने का कार्य करती है। तो ये तो हो गया हेड की बात। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा बेटा, ये तो हो गया आपका एक्रोसोम। थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में और मैं आपको बता देती हूँ। न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है बेटा, अंड कोशिका में प्रवेश करना। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस क्या करता है, अंड कोशिका में प्रवेश करके जो इसके पास में जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक सूचना है, उसे अंड कोशिका तक ट्रांसफर कर देता है, पहुंचा देता है, क्योंकि इसके अंदर है ही क्या, पूरा न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा आनुवांशिक पदार्थ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिडिल पीस। तो मिडिल पीस के अंदर आपके ज्यादा कुछ नहीं है, 2 तरीके के सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। प्रॉक्सिमल मतलब जो इसके समीप है, और डिस्टल मतलब जो कि इससे दूर है। इस तरीके के 2 तारक केंद्र यहाँ उपस्थित होते हैं। और फिर लास्ट पार्ट है इसका टेल। ये टेल आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला की तरह होता है। तो आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2 अरेंजमेंट।
ठीक है बेटा, 9+2 अरेंजमेंट, तो वही अरेंजमेंट यहाँ भी उपस्थित होता है, क्योंकि ये क्या है, इसका एक तरीके का गमनांक है जिसकी वजह से ये चलायमान है या फिर गतिशील है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस, पूरा जो आपका चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारी स्पर्म की स्ट्रक्चर थी, पूरी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है अच्छे से। यहाँ पे मैंने आपको इसको इलेबोरेट कर दिया है। प्रीवियस सेक्शन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीजें किस किस से निर्मित होती हैं और उनका सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डायग्राम इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में बनाना है या जो भी है, जहां भी आप राइट डाउन कर रहे हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी इसको शो करना है अगर स्पर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। रटना नहीं है, 3 चीज होती है। हेड रीजन में आपके न्यूक्लियोसोम और एक्रोसोम, न्यूक्लियस और एक्रोसोम मिल रहा है। मिडिल पीस में आपके 2 तरीके के सेंट्रियोल मिल रहे हैं, और जो लास्ट है आपका वो है टेल, जो एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं इसको, और ये वर्क एज अ सीलिया एंड फ्लैजिला। 9+2 का यहाँ पे अरेंजमेंट मिलता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अंडजनन की प्रक्रिया अर्थात oogenesis। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो थैंक यू।